दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बीजेपी के घोषणा पत्र में 370 और 35A पर भड़की महबूबा, कहा ऐसा हुआ तो राज्य ही नहीं पूरा देश जल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। संकल्प पत्र का नाम दे भाजपा ने एक बार फिर से जनता से कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, रोजगार, लोगों को घर देने जैसे सभी अहम मुद्दों को इसमें शामिल किया है। साथ ही कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने का भी जिक्र है। वहीं इस मामले को लेकर एक बार फिर महबूबा मुफ्ती भड़क उठी। उन्होंने मोदी सरकार को ऐसा न करने की चेतावनी दी। जाहिर है इससे पहले भी महबूबा राज्य में धारा 370 और आर्टिकल 35A पर बदलाव किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई हैं। वहीं अब भाजपा के घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद फिर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले काफी समय से तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसके साथ ही घटनाएं और अधिक हो रही हैं। वहीं पिछले काफी समय से कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म किए जाने को लेकर काफी माहौल गर्म नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच अब महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के घोषणा पत्र में फिर इसका जिक्र देखकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। महबूबा ने कहा, अभी तो कश्मीर बारूद के ढेर में बैठा हुआ है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने धारा हटाई तो यह राज्य ही नहीं पूरा देश जल उठेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जारी किए जाने के बाद आज पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। वहीं पत्र जारी किए जाने के बाद कांग्रेस और सभी विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस कड़ी में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए घोषणा पत्र को जुमला बता दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आखिर मोदी और शाह देश की जनता से किए गए वादों को पूरा न कर पाने को लेकर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे में मोदी और शाह इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। वह नोटबंदी को लेकर भी जवाब नहीं देते कि उन्होंने आखिर यह कदम क्यों उठाया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि वोटर कार्ड नहीं है तब भी डाल सकते हैं वोट, बस होने चाहिए ये पहचान पत्र। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास करता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर वोटर आईडी कार्ड और वोटर स्लिप ले जाना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग लगातार प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हालांकि बिना वोटर आईडी कार्ड वोट डालने के लिए जरूरी है आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो निर्वाचन अधिकारी के सामने आपको अपनी पहचान साबित करनी होती है, ताकि आपकी पहचान पर कोई सवाल न खड़ा हो और निर्वाचन अधिकारी आपको अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने दे। अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट, श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप। इसके अलावा विधायक और सांसद, एमएलए, एमपी और एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड्स का भी इस्तेमाल आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं। हालांकि इनके अलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो, हर पोलिंग स्टेशन पर एक लिस्ट होती है। अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
कौन कौन दे सकते हैं वोट? अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है। यह पर्ची किसी भी मान्य वोटर आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का नाम करती है। अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर किसी नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर वोट डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही कि नदी में डूबा शिक्षक 8 महीने बाद लौटा घर, फिर सुनाई ये कहानी। फर्रुखाबाद जिले के ललितपुर में ओरछा मंदिर के पास बेतवा नदी में डूबा शिक्षक 8 महीने बाद लौट आया। उसने बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र मांग की। बीईओ ने जांच कर शिक्षा को दोबारा कार्यभार ग्रहण कराने के लिए बीएसए को रिपोर्ट भेजी है। जिला ललितपुर निवासी रमेश सिंह यादव पुत्र फूल सिंह ने 2 अक्टूबर 2016 को प्राथमिक विद्यालय रामपुरा नवादा राधेपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। 5 अगस्त को शिक्षक के चचेरे भाई प्राण सिंह ने बीईओ राजेपुर को प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि भाई रमेश सिंह 26 जुलाई 2018 को नहाते समय ओरछा मंदिर के पास बेतवा नदी में बहकर लापता हो गए हैं। करीब 8 महीने बाद सहायक अध्यापक रमेश सिंह लौट आए और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बीएसए ने इस मामले की जांच बीईओ राजेपुर को सौंपी। बीईओ राजेपुर एसएस मौर्य ने जांच कर बीएसए को रिपोर्ट भेजी। इसमें कहा कि शिक्षक ने पूछताछ में बताया कि 23 जुलाई 2018 को छुट्टी लेकर वह अपने गृह जनपद ललितपुर गया था। ओरछा मंदिर के पास बेतवा नदी में नहाते समय वह डूब गया था। किसी तरह से वह बचकर नदी से निकल आया। इसके बाद उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। इससे वह न तो विद्यालय आ सका और न इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दे सका। बीईओ ने बीएसए से शिक्षक को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति मांगी है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर है कि जानिए भाजपा के 2014 घोषणा पत्र के कितने वादे अंजाम तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, 2019 महासंग्राम के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के दिन ये जान लेना भी दिलचस्प होगा कि साल 2014 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, क्या वादे किए थे और उसमें से कितने पूरे हुए। 2014 के घोषणा पत्र को मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इसके कवर पेज पर उस समय के सभी शीर्ष भाजपा नेताओं को जगह दी गई थी। भगवा रंग में रंगे कवर पेज पर कमल बना था और उसके नीचे पार्टी की विशेष टैग लाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत लिखा हुआ था। उसके ठीक नीचे पतले अक्षरों में नरेंद्र मोदी की प्रिय व विशेष लाइन लिखी थी जो पिछले 5 सालों में उनकी पहचान बन गई थी, सबका साथ सबका विकास। अगर चेहरों की बात करें तो कवर पेज पर बड़ों के सम्मान और वर्तमान का साथ कवर पेज पर दिख जाता है। 52 पेज के पार्टी मैनिफेस्टो के कवर पेज पर कमल निशान के बाएं ऊपर से नीचे के क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जगह दी गई थी। वहीं कवर पेज के नीचे सबसे बड़े चेहरे के रूप में मोदी दिख रहे थे तो उनके दाहिने अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया दिख रहे थे तो बाईं ओर सुषमा स्वराज, रमन सिंह और मनोहर पर्रिकर थे। यानी भाजपा की पूरी वर्तमान पीढ़ी सामने थी। दूसरे पेज पर केवल पार्टी के संस्थापकों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जगह देकर उन्हें सम्मान दिया गया था। मुद्दों की महंगाई सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। यही कारण है कि भाजपा के घोषणा पत्र में सबसे पहले महंगाई को ही मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद क्रम से रोजगार, भ्रष्टाचार और काले धन को मुद्दा बनाया गया था। महंगाई रोकने के लिए अनाजों के अवैध भंडारण को रोकने और काला बाजारी रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही गई थी। भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में कामयाब रही। यह माना जा सकता है कि पूरे 5 साल में खाद्यान्न की कीमतें काबू में रहीं। हालांकि कीमतों को काबू में रखने के लिए एक विशेष फंड की बात पार्टी ने पूरी नहीं की, लेकिन ई मंडियों से वस्तुओं की बिक्री की शुरुआत सरकार की बड़ी उपलब्धि रही, जो उसके वायदे पूरे देश में
एक राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। रोजगार बढ़ाने का वादा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने 2014 में यूपीए सरकार को महंगाई के साथ रोजगार के मोर्चे पर भी फेल बताया था। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए उसने श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसके लिए पार्टी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिलाने वाले क्षेत्रों टेक्सटाइल और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही थी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में विकास ठीक रहा, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने खूब काम किए हैं। वायदे के मुताबिक उसने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पुराने स्थलों का निर्माण जीर्णोद्धार कराया है। अयोध्या राम की मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति और कुंभ के जरिए उसने धार्मिक पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। बड़ी खबर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के मंच पर पहुंचते ही बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़ी। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में गठबंधन की रैली को संबोधित करने के बाद बसपा सुप्रीमो आज मेरठ की जनता को साधने की कोशिश करने पहुंची है। मायावती यहां से गठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी के लिए माहौल बनाने के लिए मंच से मेरठ वासियों को संबोधित करेंगी। जी दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के मंच पर पहुंचते ही रैली स्थल पर जुटी समर्थकों की भीड़ बेकाबू हो गई। समर्थकों ने बैनर और झंडे हाथों में लेकर बैरियर व बैरिकेडिंग को तोड़कर मंच की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस दौरान मीडिया गैलरी में भी लोगों के साथ धक्का मुक्की करके कई को नीचे गिरा दिया। मंच की तरफ चारों तरफ से भीड़ बढ़ने लगी। इस दौरान पुलिस फोर्स को लाठी फटकाकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। भीड़ को रोकने के लिए मंच के आसपास और जनसभा स्थल पर लोहे के बैरिकेडिंग की गई, लेकिन इसे कूदकर भी समर्थकों ने मंच की तरफ जमकर नारेबाजी की। जी हां दोस्तों, हापुड़ रोड पर हुई गठबंधन की रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भीड़ बता रही है कि गठबंधन के लोगों पर नरेंद्र मोदी की शराब का ऐसा नशा चढ़ा है कि यहाँ के लोग अब गठबंधन के उम्मीदवार को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे और भाजपा उम्मीदवारों को बुरी तरह से पराजित कर देंगे। बीजेपी वाले चाहे कितने भी नमो नमो करते रहें, पर जय भीम वाले उनकी जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने कहा कि देश में दलित अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है, इसलिए खासकर जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां उत्पीड़न ज्यादा है। गरीब सवर्णों 10% लोगों को आरक्षण से उत्थान होने वाला नहीं है। केंद्र ने नोटबंदी और जीएसटी को पूरी तैयारी के बगैर लागू किया, उससे देश में गरीबी बेरोजगारी और बढ़ी। छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारी दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस के राज में बोफोर्स और भाजपा के राज में राफेल का मामला उदाहरण है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। भाजपा ने कांग्रेस की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीबीआई का प्रयोग कर विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाकर कमजोर करने की कोशिश की है, जो लगातार जारी है। आजादी के बाद से केंद्र में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों की सरकारें रही। इन्हें देश की जनता कई बार आजमा चुकी है, अब ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अभी वायुसेना बोली पाकिस्तान के F-16 गिराए जाने के हैं सबूत, सुरक्षा की वजह से नहीं किए गए पेश। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को गिराए जाने को लेकर वायुसेना ने सफाई दी है। जाहिर है पिछले लंबे समय से विपक्ष एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं हाल ही में अमेरिका मैगजीन के खुलासे के बाद देश में सियासी हलचल और तेज हो गई थी। वहीं अब वायुसेना को फिर सामने आकर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को गिराए जाने के सबूत दिए हैं। वायुसेना बोली पाकिस्तान के F-16 को अभिनंदन ने गिराया था। देश में एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मी तेज है और हर कोई जनता का दिल जीतने में लगा हुआ है, तो वहीं सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर भी देश में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में अब एक बार फिर वायुसेना ने सामने आकर 27 फरवरी केन उस घटना के जिक्र करते हुए आरोप लगाया और कहा कि उस दिन भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन ने उस दिन पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। वायुसेना के एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने कहा कि यह सच है कि उस दिन भी 2 विमान ढेर हुए थे। एक पाकिस्तान का F-16 था और दूसरा हमारा एक मिग। वहीं चीफ ने कहा कि हमारे पास इसके पूरे सबूत हैं, लेकिन सुरक्षा की जानकारी लीक होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय वायुसेना के द्वारा मार गिराए
पाकिस्तान के F-16 को लेकर अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश में जहां चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस खुलासे से अब सियासी पारा बढ़ सकता है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आएगी। दरअसल अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान के पास मौजूद सभी F-16 सुरक्षित हैं और उनमें से कोई भी लापता नहीं है। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका ने कहा है कि यह रिपोर्ट बताती है कि भारत द्वारा F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा गलत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद किसी के गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव जमुई लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के रालोसपा प्रत्याशी भूदेव चौधरी के पक्ष में क्षेत्र की जनता से मत देने की अपील कर रहे थे कि जनता जागरूक नहीं हुई तो देश के मनुवादी लोग वोटिंग सिस्टम को बंद कर सत्ता पर हमेशा कब्जा जमाए रहेंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव देश बचाओ आरक्षण बचाओ का है। कोई भी चुनाव एक पार्टी या एक आदमी का नहीं होता है। जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर प्रखंड अंतर्गत गानीपुर मैदान में चुनावी महती सभा को संबोधित कर तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए साजिश के तहत राजद नेता लालू प्रसाद यादव को जेल में डालकर चुनाव जीतना चाहता है। वह उनका मंसूबा सफल नहीं होने वाला है। डबल इंजन की सरकार को डर था कि लालू प्रसाद के बाहर रहते देश का संविधान खत्म नहीं कर सकते। मनुवादी भाजपाई पलटू चाचा कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सुन ले, उनका मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। लालू का खून संविधान बचाने के लिए संघर्ष करेगा। मंच पर एक बच्चे का उम्र पूछकर कहा कि मुझ पर 13 साल की उम्र में घोटाले का आरोप लगाया गया। पूरे परिवार पर मुकदमा कर फंसाने का काम हुआ। अगर मैं घोटाला करने वाला होता तो मुख्यमंत्री रहते बहुत घोटाला करता। भागलपुर सृजन घोटाला का उजागर नहीं हो रहा है। जिस दिन उजागर होगा भाजपा जदयू के नेता जेल में होंगे। जनता मालिक है। बिहार की जनता ही लालू प्रसाद को जेल से बाहर करेगा। उन्होंने एनडीए के लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले चरण का होने वाला चुनाव में हार का सामना देख हाजीपुर के प्रत्याशी अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को बीमारी का बहाना कर चुनावी मैदान में उतारेंगे। सभा को हमसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा प्रत्याशी भूदेव चौधरी समेत महागठबंधन के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि केरल कांग्रेस के नेता के.एम. मणि की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती। केरल कांग्रेस मणि के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के.एम. मणि को सीने से संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निजी अस्पताल से उनके स्वास्थ्य के बारे में जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 86 वर्षीय नेता को अस्पताल में चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि उनका रक्त प्रवाह लगातार स्थिर बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि वह पिछले कुछ सालों से COPD से ग्रस्त थे और अस्पताल में भर्ती होते रहते हैं। वह लगातार पिछले 50 सालों से पाला विधानसभा सीट से विधायक हैं। केरल कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF का एक प्रमुख घटक है। मणि प्रदेश के कोट्टायम लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं, जहां 23 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें चुनाव प्रचार में नहीं देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चुनावी दौर से बाहर हो सकते हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे। जी हाँ दोस्तों, ANI दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसकी मांग है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने होंगे। याचिका में ये भी कहा गया है कि इन तीनों की ही विचारधारा भारतीय संविधान के विरुद्ध है। अब देखना यह है कि ये याचिका इनकी चुनावी किस्मत को कहां लाकर खड़ा करती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भाजपा के संकल्प पत्र का शिवसेना ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना ने सोमवार को भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का स्वागत किया, जबकि शरद पवार की रांकांपा ने इसे हथकंडा बताया।
राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने भाजपा से पूछा कि पहले 2014 में किए गए चुनावी वादों को पूरा करने का ब्यौरा दें। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा कि उनकी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत कर रही है। कायंदे ने कहा, हम घोषणा पत्र का स्वागत करते हैं। प्रयास होने चाहिए कि अगले कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण हो। उनकी पार्टी केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी है। भाजपा ने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को बरकरार रखा है। मलिक ने कहा कि भाजपा कई वर्षों से संविधान के अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35A को खत्म करने का वादा कर रही है। साथ ही वह राम मंदिर के निर्माण के बारे को भी पूरा नहीं कर पा रही है। मलिक ने कहा, उनका घोषणा पत्र जुमला है। भाजपा प्रमुख अमित शाह चुनाव के बाद फिर कह सकते हैं कि यह एक जुमला है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी का मुंह सर्जिकल टेप से बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोमवार को उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को सत्ता और राजनीति से बाहर करना चाहिए और उनके मुंह को चिपकने वाले सर्जिकल टेप से बंद कर देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बनर्जी ने रैली में कहा कि मोदी के पास किसानों और मध्य वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देने का वक्त नहीं था, क्योंकि वह अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल दुनिया ही घूमने में व्यस्त कर दिए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मोदी हर किसी को डरा धमका रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता हुई तो मोदी को उसमें पहला पुरस्कार मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने राज्य अपने शहर का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।